हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी रेशियोज। और लिक्विडिटी रेशियोज के अंडर आज हम स्टडी करेंगे करंट रेशो, लिक्विड रेशो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियोज। तो चलिए आज का टॉपिक, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। रेशियोज को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है और टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। Analysis of short-term financial position or test of liquidity. The short-term creditors of a company, like suppliers of goods of credit and commercial banks providing short-term loans, are primarily interested in knowing the company's ability to meet its current or short-term obligations as and when these become due. तो यहाँ पर जो हमारे शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, जो हमें गुड्स सप्लाई करते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस पे, या जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो हमें शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं, वो जनरली इंटरेस्टेड होते हैं हमारी कंपनी की एबिलिटी को जानने के लिए कि क्या हम उनका जो रुपया जो हमने उधार ले रखा है वो टाइम पर उन्हें वापस कर पाएंगे जब उनकी ड्यू डेट आएगी। The short-term obligations of a firm can be met only when there are sufficient liquid assets. तो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होते हैं, जैसे कि किसी से अगर हमने सामान क्रेडिट परचेज़ कर रखी है तो उसको जो वापस करना है इन टर्म्स ऑफ कैश, हमने सामान का जो पैसा वापस करना है तो वो तभी पे किया जा सकता है जब कंपनी के पास सफिशेंट लिक्विड एसेट्स होंगी। देयरफॉर अ फर्म मस्ट इंश्योर दैट it does not suffer from lack of liquidity or the capacity to pay its current obligation. तो इस तरह से एक फर्म को ये श्योर करना पड़ता है कि कहीं उसके पास लिक्विडिटी की शॉर्टेज तो नहीं है, उनकी कैपेसिटी है पे करने की ऑब्लिगेशंस की। If a firm fails to meet such obligations due to lack of good liquidity position, its goodwill in the market is likely to be affected beyond repair. तो अगर इन केस किसी फर्म के पास सफिशेंट कैश नहीं है, लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है कि वो टाइम पे अपने ऑब्लिगेशंस को पे कर सके, तो इस तरह से उनकी जो गुडविल होती है मार्केट में वो काफ़ी अफेक्ट करती है। इट विल रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ क्रेडिटर्स कॉन्फिडेंस इन द फर्म। तो इससे क्या होता है कि जो क्रेडिटर्स होते हैं जो आपको गुड्स प्रोवाइड करते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस पे, तो उनका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आप पर से उठ जाता है और कई बार ऐसी नौबत आ जाती है कि आपकी जो फर्म है वो क्लोज होने की स्थिति में आ सकती है। Even a high degree of liquidity is not good for a firm because such a situation represents unnecessarily excessive funds of the firm being tied up in current assets. लेकिन अगर कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लिक्विडिटी रहेगी तो ये भी सिचुएशन कंपनी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे क्या होता है कि जो हमारा काफ़ी सारी लिक्विड है, जो हमारा कैश है, अननेसेसरली बिना किसी ज़रूरत के करंट एसेट्स में टाइड अप हो जाता है, बंध जाता है। Therefore, it is very important to have a proper balance in regard to the liquidity of the firm. तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक बैलेंस बनाए रखना कि हमारी जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो बिल्कुल बैलेंस्ड रहे। So, two types of ratios can be calculated for measuring short-term financial position or short-term solvency of a firm. तो इस तरह से हमारे पास दो टाइप्स की रेशोज़ हैं जो कि हम अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को मेज़र कर सकते हैं और या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ फर्म को जान सकते हैं। तो वन इज़ लिक्विडिटी रेशोज़ एंड बी इज़ करंट एसेट्स मूवमेंट और एफिशिएंसी रेशोज़। Now, first is liquidity ratios. Liquidity refers to the ability of a concern to meet its current obligations as and when these become due. तो liquidity refers करती है किसी भी कंपनी की एबिलिटी को कि जब भी उनके करंट ऑब्लिगेशंस को की डेट आएगी पे करने की, तो क्या वो अपने करंट ऑब्लिगेशंस की पेमेंट कर पाएंगे या नहीं। तो लिक्विडिटी को इस तरह से हम रेफर करते हैं। द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस आर मेट बाय रियलाइजिंग अमाउंट्स फ्रॉम करंट, फ्लोटिंग और सर्कुलेटिंग एसेट्स। तो जो हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होते हैं उनको हम आर मेट बाय रियलाइजिंग अमाउंट्स फ्रॉम करंट, फ्लोटिंग और सर्कुलेटिंग एसेट्स। द करंट एसेट्स शुड आइदर बी लिक्विड और नियर लिक्विडिटी। तो हमारी जो करंट एसेट्स होती हैं या तो वो फुली लिक्विड होती हैं या
लिक्विडिटी नियर लिक्विडिटी के होती हैं। दीज शुड बी कन्वर्टेबल इनटू कैश फॉर पेइंग ऑब्लिगेशंस ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर। तो जो करंट एसेट्स होती हैं उनको हम कैश में भी कर सकते हैं फॉर पेइंग ऑब्लिगेशंस ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर। The sufficiency or insufficiency of current assets should be assessed by comparing them with short-term or current liabilities. If current assets can pay off current liabilities, then liquidity position will be satisfactory. अगर आपके पास current assets हैं जिससे कि आप current liabilities की पेमेंट कर सकते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी liquidity position जो है वो satisfactory है। On the other hand, if current liabilities may not be easily met out of the current assets, then liquidity position will be bad. लेकिन अगर आप current liabilities easily नहीं पे कर सकते out of current assets, तो it means आपकी जो liquidity position है वो bad है। The bankers, suppliers of goods and other short-term creditors are interested in the liquidity of the concern. तो जो हमारे बैंकर्स होते हैं, सप्लायर्स ऑफ गुड्स होते हैं या शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स होते हैं, वो हमेशा हमारे कंसर्न की लिक्विडिटी पोजीशन में इंटरेस्टेड रहते हैं। They will extend credit only if they are sure that current assets are enough to pay out the obligations. तो जो हमारे बैंकर्स होते हैं, सप्लायर्स ऑफ गुड्स होते हैं या अदर शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स होते हैं, वो हमें क्रेडिट सिर्फ एक ही शर्त पर देती हैं जब उन्हें ये श्योर हो कि हमारे पास करंट एसेट्स काफ़ी सारी हैं जिससे कि हम अपनी करंट ऑब्लिगेशंस को पे कर सकते हैं। टू मेज़र द लिक्विडिटी ऑफ फर्म द फॉलोइंग रेशोज़ कैन बी कैलकुलेटेड। तो अगर हमें अपनी फर्म की लिक्विडिटी को मेज़र करना है तो उसके लिए ये हमारे पास कुछ रेशोज़ हैं। वन इज़ करंट रेशो, सेकंड इज़ क्विक और एसिड टेस्ट और लिक्विड रेशो, एंड द थर्ड वन इज़ एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो और कैश पोजीशन रेशो। तो चलिए शुरू करते हैं करंट रेशो। Current ratio may be defined as the relationship between current assets and current liabilities. तो current ratio जो है वो एक relationship है between the current assets and current liabilities. This ratio also known as a working capital ratio. तो current ratio को हम working capital ratio भी कहते हैं. It's a measure of general liquidity and is most widely used to make the analysis of short-term financial position or liquidity of a firm. तो करंट रेशो जो है एक तरह से हमारी मेज़र करती है जनरल लिक्विडिटी को और सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है जब भी हमने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस करना हो फर्म का या लिक्विडिटी ऑफ अ फर्म को हमने मेज़र करना हो। It is calculated by dividing the total of current assets by the total of the current liabilities. Thus, current ratio is equal to current assets upon current liabilities, or current assets is to current liabilities. The two basic components of this ratio are current assets and current liabilities. तो आप फार्मूला देख सकते हैं, फार्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ का। तो यहाँ पे जब भी करंट रेशो हम निकालेंगे हमारे पास इस रेशो के सिर्फ दो ही बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स क्या होती हैं, कौन कौन सी एसेट्स करंट एसेट्स में आती हैं और करंट लाइबिलिटीज़ में कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ आती हैं। करंट एसेट्स इंक्लूड cash and those assets which can be easily converted into cash within a short period of time. तो करंट एसेट्स में हमारी ऐसी एसेट्स आती हैं जिसमें कि कैश आता है और ऐसी एसेट्स आती हैं जिनको कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में इजीली विदिन कम से कम 1 साल के अंदर उसे हम कैश कर सकें। तो वो ऐसी एसेट्स को हम बोलते हैं करंट एसेट्स जिसमें कि हमारा कैश आता है सच एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, इन्वेंट्रीज, वर्क इन प्रोग्रेस एक्सेट्रा। तो ये सारी जो आइटम्स हमने अभी बताई, मार्केटेबल सिक्योरिटी, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, इन्वेंट्रीज, वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये सारी जो है करंट एसेट्स में आएंगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होती हैं उनको भी हम करंट एसेट्स में शामिल करते हैं बिकॉज दे रिप्रेजेंट्स पेमेंट मेड इन एडवांस विच विल नॉट हैव टू बी पेड इन नियर फ्यूचर। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो भी हमारे करंट एसेट्स में आती हैं क्योंकि जो पेमेंट हमें करनी थी उनकी पेमेंट हमने एडवांस में कर दी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस की वजह से अब आपको इन नियर फ्यूचर किसी तरह की कोई पेमेंट नहीं करनी होगी।
तो इस तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं हमारे वो आते हैं करंट एसेट्स में। Current liabilities are those obligations which are payable within a short period of generally 1 year. तो करंट लाइबिलिटीज़ हमारी वो ऑब्लिगेशंस होती हैं जिनको कि हमें पे करना होता है विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम से कम 1 साल के अंदर हमें उनकी पेमेंट करनी होती है। एंड इंक्लूड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, एक्रूड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म एडवांसेस, इनकम टैक्स पेबल, डिविडेंड पेबल एक्सेट्रा। तो करंट लाइबिलिटीज़ हमारी ऐसी ऑब्लिगेशंस होती हैं जिनकी पेमेंट हमने कम से कम 1 साल के अंदर करनी ही है, तो उनको हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज़, जिसमें कि आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं, बिल्स पेबल आ जाते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स आते हैं, एंड एक्रूड एक्सपेंसेस आते हैं, शॉर्ट टर्म एडवांसेस आएंगे आपके, इनकम टैक्स पेबल, डिविडेंड पेबल एक्सेट्रा। बैंक ओवरड्राफ्ट शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन करंट लाइबिलिटीज़। तो इसमें हमारा जो है बैंक ओवरड्राफ्ट भी इंक्लूड है करंट लाइबिलिटीज़ में, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट विद द बैंक एंड इज पेबल विद इन ए शॉर्ट पीरियड। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है हमारी करंट लाइबिलिटीज़ है, क्योंकि ये भी हम 1 साल के अंदर पे करते हैं। बट वेयर बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ परमानेंट और लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट विद द बैंक, लेकिन अगर किसी केस में बैंक ओवरड्राफ्ट जो है हमारा परमानेंट है या लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट हमने बैंक के साथ कर रखी है, तो उस केस में इसे हम करंट लाइबिलिटीज़ में शामिल नहीं करेंगे। It should be excluded. The following table gives the components of current ratio. यहाँ पर आप एक टेबल देख सकते हैं जिसका टाइटल है कंपोनेंट्स ऑफ करंट रेशो। तो उसकी लेफ्ट साइड पे मेंशन है करंट एसेट्स और राइट साइड में मेंशन है करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स में आप देख सकते हैं नंबर 1 कैश इन हैंड, 2 cash at bank, 3rd is marketable security or in bracket short term, and 4th है short term investments, and 5th है bills receivable, and 6th है sundry debtors, 7th है inventories और stock, और 8th है work in progress, and 9 है prepaid expenses। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए, आप इनकी लिख कर प्रैक्टिस कीजिए कि कौन कौन से हमारी करंट एसेट्स हैं। नेक्स्ट है आगे करंट लाइबिलिटीज़, उसमें आती है हमारी नंबर 1 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्रूड एक्सपेंसेस, सेकंड है बिल्स पेबल, थर्ड है सन्ड्री क्रेडिटर्स, एंड फोर्थ है शॉर्ट टर्म एडवांसेस, एंड फिफ्थ है इनकम टैक्स पेबल, एंड सिक्स है डिविडेंड्स पेबल, और सेवन्थ है बैंक ओवरड्राफ्ट इफ़ नॉट अ परमानेंट अरेंजमेंट। इंटरप्रिटेशन ऑफ करंट रेशो। तो करंट रेशो जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं उसके बाद हमें जज करना होता है कि हमारी जो फर्म की लिक्विडिटी पोजीशन है वो कैसी है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसे जज करेंगे। रिलेटिवली हाई करंट रेशो इज़ एन इंडिकेशन दैट द फर्म इज़ लिक्विड। अगर हमारी करंट रेशो ज़्यादा आती है तो ये शो करती है कि जो हमारी फर्म है वो लिक्विड है, मीन्स उसमें लिक्विडिटी है, एंड हैज़ द एबिलिटी टू पे इट्स करंट ऑब्लिगेशंस इन टाइम एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। और फर्म की एबिलिटी है, योग्यता है कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस को 1 साल के अंदर जो भी उसकी ऑब्लिगेशंस बनती हैं उनको टाइम पर पे कर सकती है जब भी उनकी डेट आती है। On the other hand, a relatively low current ratio represents that the liquidity position of the firm is not good. लेकिन अगर हमारी जो करंट रेशो है वो कम आती है तो वो रिप्रेजेंट करती है कि जो फर्म की लिक्विडिटी पोजीशन है, कि उनके पास जो कैश है वो ज़्यादा है या कम है। तो वो शो करता है कि उनकी लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो अच्छी नहीं है और उनकी ये एबिलिटी ही नहीं है, दे आर नॉट एबल टू पे देयर करंट लाइबिलिटीज़ इन टाइम विदाउट फेसिंग डिफ़िकल्टीज़। An increase in the current ratio represents improvement in the liquidity position of a firm. अगर हमारी करंट रेशो में किसी तरह का कोई इंक्रीज़ आता है ईयर बाय ईयर तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी लिक्विडिटी पोजीशन है फर्म की वो ईयर बाय ईयर इम्प्रूव हो रही है। While a decrease in the current ratio indicates that there has been a deterioration in the liquidity position of the firm. लेकिन अगर किसी तरह का डिक्रीज आता है हमारी करंट रेशो में ईयर बाय ईयर तो ये शो करता है कि जो लिक्विडिटी पोजीशन है फर्म की वो डिटोरिएट हो रही है, वो ख़राब हो रही है। As a convention, the minimum of 2:1 रेशो इज़ रेफर टू एज बैंकर्स रूल ऑफ थंब। तो यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड है करंट रेशो का तो वो है 2:1। तो इस रेशो को हम सेटिस्फैक्ट्री मानते हैं और ये आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिक्विडिटी फॉर अ फर्म शो करती है। और रेशो इक्वल और नियर टू द रूल ऑफ थंब
2 to 1 that is current assets double the current liabilities is considered to be satisfactory। तो यहाँ पे हमारी जो रेशो अगर आती है 2 to 1 तो ये सेटिस्फैक्ट्री मानी जाती है, क्योंकि अगर हमारी करंट लाइबिलिटीज़ जो है, करंट लाइबिलिटीज़ अगर हमारी 1 है तो करंट एसेट्स हमारी डबल होनी चाहिए, तो इस कंडीशन को हम सेटिस्फैक्ट्री मानते हैं। The idea of having double the current assets as compared to the current liabilities is to provide for delays and losses in the realization of current assets. However, the rule of 2 to 1 should not be blindly followed in any situation. तो इस तरह से करंट रेशो इज़ अ क्रूड रेशो बिकॉज इट मेजर्स ओनली द क्वांटिटी एंड नॉट बी द क्वालिटी ऑफ करंट एसेट्स। तो नेक्स्ट देखते हैं क्विक और एसिड टेस्ट और लिक्विड रेशो। तो क्विक रेशो ही हमारी एसिड टेस्ट रेशो है और लिक्विड रेशो है। तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला अब अप्लाई होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्विक, लिक्विड और एसिड टेस्ट रेशो इज इक्वल टू क्विक और लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। Sometimes bank overdraft is not included in current liabilities while calculating quick or asset test ratio on the argument that bank overdraft is generally a permanent way of financing and is not subject to be called on demand. In such cases, a quick ratio is found out by dividing the total quick assets by quick liabilities, that is current liabilities minus bank overdraft. यहाँ पर हमारा फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्विक, लिक्विड और एसिड टेस्ट रेशो जब हम अपने करंट लाइबिलिटीज़ में बैंक ओवरड्राफ्ट को शामिल नहीं करेंगे। क्विक और लिक्विड एसेट्स अपॉन क्विक और लिक्विड liabilities. However, in questions, quick assets and current liabilities have been used for calculating asset test ratio. नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ क्विक और लिक्विड रेशो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे क्विक और लिक्विड एसेट्स मेंशन हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल्स, सन्ड्री डेटर्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट्स। तो आप नोट कर सकते हैं कि करंट एसेट्स में हमने स्टॉक ऐड किया था और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमने ऐड किए थे, लेकिन यहाँ पे हम जो करंट एसेट्स ऐड करेंगे, लिक्विड एसेट्स जो ऐड करेंगे उसमें हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को ऐड नहीं करेंगे। वो क्यों ऐड नहीं करेंगे हम? करंट एसेट्स जैसे कि इन्वेंट्री से आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस है विच आर नॉट ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड, तो इसलिए हम इन्हें लिक्विड एसेट्स में ऐड नहीं कर रहे हैं। The other assets which can be included in the liquid assets are bills receivable, sundry debtors, marketable securities and short term और temporary investment। तो बाकी की जो हमारी assets हैं उसमें सबसे पहले तो जो कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, ये सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट्स होती हैं क्योंकि ये रेडी फॉर्म में होती हैं। और जो अदर एसेट्स हैं हमारी जैसे कि बिल्स रिसीवेबल है, सन्ड्री डेटर्स हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म और टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी जो हैं ये हमारी लिक्विड एसेट्स में आती हैं। इन्वेंट्रीज कैन नॉट बी टर्म टू बी लिक्विड एसेट्स। जो हमारा स्टॉक है, इन्वेंट्री है, उसे हम लिक्विड एसेट्स में इसलिए शामिल नहीं कर सकते बिकॉज दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली, क्योंकि वो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता विदाउट ए सफिशिएंट लॉस ऑफ वैल्यू। इन द सेम मैनर प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है उनको भी हम एक्सक्लूड करते हैं अपनी लिक्विड और क्विक एसेट्स में से बिकॉज दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं उनको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारी करंट लाइबिलिटीज़, आउटस्टैंडिंग और एक्रूड एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म एडवांसेस पेबल शॉर्टली, इनकम टैक्स पेबल और डिविडेंड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये सारी हमारी हैं करंट लाइबिलिटीज़। तो देखते हैं आगे। क्विक एसेट्स कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड एज current assets minus inventories plus prepaid expenses. Inventories here will mean all types of stock, finished, work in progress and raw material. For example, a concern has liquid assets of rupees 2 lakh and current liabilities of rupees 1,50,000. The quick or liquid ratio will be calculated as quick asset test or liquid ratio is equal to लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमारी लिक्विड एसेट्स है 2 लाख की और डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ 1,50,000। तो आंसर जो निकल के आता है क्विक एसेट टेस्ट रेशो का 1.33। इंटरप्रिटेशन ऑफ क्विक रेशो।
Usually, a high acid test ratio is an indication that the firm is liquid and has the ability to meet its current or liquid liabilities in time. And on the other hand, a low quick ratio represents that the firm's liquidity position is not good. As a rule of thumb or as a convention, quick ratio 1 to 1 is considered satisfactory. It is generally thought that if quick assets are equal to 1 current liabilities, then the concern may be able to meet its short term obligations. तो जो हमारा रूल ऑफ थंब है 1 to 1 रेशो का है यहाँ पे फॉर क्विक रेशो के लिए. और सिग्निफिकेंस ऑफ क्विक रेशो जो है मेज़र करते हैं लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ फर्म, जो कि बहुत ही ज़रूरी है. इट इज़ यूज एज द कम्प्लीमेंट्री रेशो टू द करंट रेशो. तो यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्व्ड एग्जांपल है, आप देख सकते हैं. तो चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं. एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो. नेक्स्ट है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो. Although receivables, debtors, bills receivable are generally more liquid than inventories. यहाँ पर जो हमारे debtors होते हैं या bills receivables होती हैं वो as compared to inventories ज़्यादा liquid होती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये डाउट रह जाता है कि क्या वो realized होंगे, क्या वो कन्वर्ट हो जाएंगे कैश में immediately और timely. Yet there may be doubt regarding their realization into cash immediately. Hence, some authorities are of the opinion that the absolute liquid ratio should also be calculated together with the current ratio and acid test ratio. तो इस तरह से कई अथॉरिटीज़ का ये ओपिनियन होता है कि एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो को भी हमें साथ ही कैलकुलेट करना चाहिए जब हम करंट रेशो की कैलकुलेशन करते हैं या एसिड टेस्ट रेशो को कैलकुलेट करते हैं. So as to exclude even receivables from the current assets and find out the absolute liquid assets. तो यहाँ पर फार्मूला दे रखा है absolute liquid ratio का is equal to absolute liquid assets divided by current liabilities. और इसका रूल ऑफ थंब है 0.521. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स में हम कौन कौन सी एसेट्स ऐड करेंगे. कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ प्लस टेम्प्रेरी इन्वेस्टमेंट्स, और डिवाइड कर देंगे करंट लाइबिलिटीज से. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं हमारी आर आल्सो नोन एज अ टेम्प्रेरी इन्वेस्टमेंट्स. और इसका जो रूल ऑफ थंब है 0.521. तो ये थी हमारी एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही. तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.